अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये आपकी बॉडी में जो बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये उनमें शुमार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको जो है हमारी ग़िज़ाइयत का मेन हिस्सा हैं। और लास्ट जो मैंने आपको टॉपिक क्लोज किया था वो ये था कि ये नेचुरली तौर पे बनते कैसे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरली तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर जो है अपनी रूट्स में से लेते हैं। वाटर मतलब सॉइल रूट जो उधर से लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक रिएक्शन करवाते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस रिएक्शन के बदले में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है जो कि है C6H12O6, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। और साथ ऑक्सीजन बनती है जो कि प्लांट्स रिलीज कर देते हैं और जो कि फिर ह्यूमंस जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। हम लोग सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। जब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को या इस कार्बोहाइड्रेट को हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बॉडी के बेसिक न्यूट्रिएंट्स का ये हिस्सा है। हमारी बॉडी जो है 55% जो अपनी डेली लाइफ की कैलोरीज हैं, मतलब ये मेजर पोर्शन है हमारी एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करती है। तो इसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे जब ये बनी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया था। और जब इस ऑक्सीजन को जो है इस ग्लूकोज को की ऑक्सीडेशन जब की जाती है, जब हम लोग सांस लेते हैं और फिर हमने जो फूड एंटर अपने बॉडी में किया होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है। और फिर इस बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ये वही चीजें हैं जिन दोनों के मिलने से ये बन रहा था ऊपर फोटोसिंथेसिस में। और इन्हीं जब इस मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा तो दोबारा से ये इसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। और इस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने डेली कामों में, हमारे ऑर्गन्स यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा हमारे ऑर्गन डेवलपमेंट में यूज होता है, हमारी ग्रोथ में यूज होता है, हमारे डेली वर्क में यूज होता है, हमारे सेल्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी यूज होती है। ये एनर्जी डिफरेंट तरीकों से हम यूज करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है और बॉडी उनके लिए भी एनर्जी यूज कर रही है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, बैठी हुई हूँ, जागी हुई हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, इन सब चीजों के लिए भी जो है एनर्जी यूज होती है। और ये एनर्जी हमें हमारे न्यूट्रिएंट से, ग़िज़ाइयत से हासिल होती है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर अंडरलाइन करें कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है कितनी कैलोरीज होती हैं। 4 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिर इन्होंने ये बताया कि जब इन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और साथ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, इसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस से ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है इस ये ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जाती है। हर सेल तक जब ये ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड क्यों होती है? क्योंकि जब हर सेल तक ऑक्सीजन जाएगी तो सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देती है, उसको तोड़ देती है, और जिसके बदले में हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो इसको रेस्पिरेशन का भी कहते हैं। और ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एक पास पेपर में भी आया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस तरीके से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। फिर आगे है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी सप्लाई कैसे करते हैं। जब भी हम लोग कोई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं तो वो फूड जो है वो हमारे कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड एब्जॉर्ब होगा और वो डायरेक्ट चला जाएगा आपके ब्लड में। ब्लड जो है वो हर सेल के पास जाता है और जो ग्लूको जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, वो हर सेल तक, हर सेल को मिल जाते हैं। ठीक है। इंसुलिन आके अटैच होती है सेल के साथ और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। अगर हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती तो वो सेल का मॉलिक्यूल जो है, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता बल्कि ब्लड में ही रहता है।
हमारा सेल जो है वो भूखा ही रह जाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। इस वजह से तो इन केस ऑफ डायबिटीज, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है कम हो जाती है, तो जो हमारे ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता कि हम ज्यादा खा रहे हैं और वो ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज चली गई है। जो ग्लूकोज आपका सेल के अंदर एंटर होनी चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको बेसिक जो उन्होंने काम करने हैं उसके लिए, वो एंटर ही नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाती है, फिर ऑक्सीजन सेल के पास जाती है और फिर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो टूटता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। कुछ मोनोसेकेराइड्स हैं, जो जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, मतलब सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। फिर डायसेकेराइड होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। फिर पॉलीसेकेराइड होते हैं जिसमें काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो डायसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो हैं वो जब तक मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे टूट के, तब तक वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो बेसिक हम जितनी मर्जी जो है बड़ा मॉलिक्यूल कंज्यूम करें, जैसे स्टार्च है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सैकड़ों हजारों की तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और फिर वो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च एज इट इज जो है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आपको रोटी से, चावल से जो स्टार्च मिल रहा है वो आपकी बॉडी एज इट इज नहीं करती, बल्कि पहले उसको तोड़ती है, उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगी। मतलब डायसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ेगी, उसको मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करेगी, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह के अंदर कन्वर्ट करेगी, और फिर बॉडी की इंटेस्टाइन्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ये यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। उसके बाद फंक्शंस, कि ये जो ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, क्या मेजर रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनाने के काम आते हैं, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है जो फ्रेंडली बैक्टीरिया मौजूद है, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था नॉर्मल फ्लोरा, कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है जो कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है। वो बैक्टीरिया जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमें उल्टा फायदा पहुंचाते हैं। तो हमारे नॉर्मल फ्लोरा को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। तो हमारी इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए उनको भी सर्वाइवल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं वो यही कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है स्वीटनेस, बैलेंस, वाटर मिनरल बैलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आगे है स्वीटनेस। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये जो हैं ये स्वीट होते हैं। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्च बताया है, जैसे मैंने आपको अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ये इस तरह के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट नहीं होते। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्वीटनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो फ्रूट हैं, जो जब राइप करते हैं, जब वो पक जाते हैं, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो स्टार्च है, वो सिंपल, उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल शुगर्स के अंदर, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट होती है तो वो मीठे होते हैं। अब जो अनराइप्ड फ्रूट होता है, मतलब कि जो पका हुआ फ्रूट नहीं है, अभी जैसे हम कहते हैं ये कच्चा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि ला हायर मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर जब वो राइप हो जाता है, वो पक जाता है, तो उसके अंदर जो है वो स्टार्च हो गया या फिर कोई भी और कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, वो सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे मीठे फ्रूट्स हैं ना, उनकी एग्जाम्पल दी जा रही है। जब वो अनराइप्ड होंगे तो उनके अंदर लार्ज हायर मॉलिक्यूलर मास के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जैसे ही वो राइप्ड हो जाएंगे, जब वो पक जाएंगे, तो फिर उनके अंदर लोअर मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज वाई वो मीठे होते हैं। आगे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोगों ने जो है कार्बोहाइड्रेट्स को मेजर वैसे तो तीन ग्रुप्स में कन्वर्ट किया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बीच में यहाँ पे चार हैं, क्योंकि ये जो ओलिगोसेकेराइड है ना, इनका एज सच कोई डेवलपमेंट के अंदर या ग्रोथ के अंदर रोल नहीं होता। और हमारी गजायत के अंदर भी कोई हमें आज तक ओलिगोसेकेराइड नजर नहीं आया, लेकिन नेचर में कहीं कहीं हमें ओलिगोसेकेराइड मिले हैं, तो हम लोग इसको क्लासिफिकेशन में जरूर शुमार कर रहे हैं। मोनोसेकेराइड जो है, ये मोनो मीन्स वन, सेकेराइड क्या था, शुगर,
इसका मतलब है ये वन शुगर मॉलिक्यूल है। इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आता है डाइसैकेराइड, इसके अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ठीक है। दो शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और जब इनको तोड़ा जाएगा तो वो दो शुगर मॉलिक्यूल अलग अलग एंटिटी में आ जाएंगे। मतलब दो के जुड़ने से एक बना, और फिर जब उसको तोड़ेंगे तो फिर वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से। अभी हम आगे नीचे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 तक कोई भी शुमार हो सकते हैं, 3 से लेकर 10 तक। इसमें 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कोई भी शुमार हो सकता है इसमें। उसके बाद जो है इसकी भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। और जब इन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो ये 3 से 7 के दरमियान में ही जो है मॉलिक्यूल जो है वो टूट के छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आगे हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। ये हमारे मेजर जो है हमारी गजायत में, जो हम लोग ये रोटी गंदुम खाते हैं उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स हैं, हम लोग जो चावल खाते हैं उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये क्या होते हैं, ये 10 से ज्यादा जो है शुगर मॉलिक्यूल्स 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। और जब इनको तोड़ा जाता है तो फिर ये उतने ही जितनों से मिलके बने हैं उतने ही टूट के उतनों में ही ये आगे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 10 मॉलिक्यूल के मिलने से बने थे, जब इसको तोड़ेंगे तो फिर ये 10 में ही आगे से कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड को जब तोड़ते हैं तो वो जैसे पॉलीसेकेराइड थी, अगर उसको तोड़ा 10 मॉलिक्यूल का पॉलीसेकेराइड था, उसको तोड़ा है तो वो दो दो में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले वो डाइसेकेराइड में जो है डिवाइड होगा, उसके बाद डाइसेकेराइड टूटेगा, देन वो मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अब हम आगे पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। मोनो मीन वन, सेकेराइड मीन शुगर। ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है शुगर का, तो ये स्वीट होंगे। ये वाटर सॉलेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल आप लगा लो ग्लूकोज की। ग्लूकोज को माइंड में रखें और इसकी प्रॉपर्टीज बताएं कि इसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, और इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। यहाँ पे इन्होंने एल्डिहाइड और कीटोन की जो है केमिस्ट्री बता दी है। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन जो है वो ये RC और R। इस R की जगह भी जो है HCH2CH3 कुछ भी लग सकता है, और इस R की जगह भी HCH2CH3 कोई भी मॉलिक्यूलर वेट का फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। फिर आगे हम लोग मोनोसेकेराइड का हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डोज कहा जाता है, जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है उसको कीटोस कहा जाता है। तो इधर हम लोग एक एल्डिहाइड की और एक कीटोन की जो है मोनोसेकेराइड की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसकी एक एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड है और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। उसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ठीक है। नेचर में सबसे ज्यादा जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मौजूद है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। हमारी बॉडी की जो ब्लड शुगर है वो भी ग्लूकोज है, ठीक है। और ये दूसरी शुगर के साथ कंबाइन करके डाइसेकेराइड बनाता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाइसेकेराइड्स हैं, और इसमें ग्लूकोज के साथ कोई और चीज भी अटैच होती है तो ये बनते हैं। अब इसके अंदर जो है इट इज कमर्शियली obtained फ्रॉम स्टार्च। अगर हम कमर्शियली तौर पे जो हमें ग्लूकोज वगैरह मिलता है, ये हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग स्टार्च से हासिल करते हैं। और स्टार्च हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, सीरियल्स वगैरह से। स्टार्च जो है आपके चावलों में, राइस में बहुत ज़्यादा होता है, आपके सीरियल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें। हमारी बॉडी की, इसके आगे आप लिख लें ब्लड शुगर। हमारे जो ब्लड शुगर है दैट इज ग्लूकोज। आपको MCQ भी आ सकता है कि हमारी ब्लड शुगर क्या है। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ह्यूमंस में जो है फास्टिंग में 80 to 100 तक mg तक होता है, और रैंडम जो है वो 100 से 120 तक हो सकता है। यह भी आपको MCQ में आ सकता है कि जो नॉर्मल शुगर है फास्टिंग में क्या होती है, और रैंडम जब आप लेंगे तो क्या होगी। और ये जो है ना कि ग्लूकोज को समटाइम्स जो है डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को समटाइम्स डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज को ना हम एज अ आइसोटोनिक सोल्यूशन बना के बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे समटाइम्स आपको लगता है कि कोई बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो उसको जो ड्रिप वगैरह लगती है, सलाइन। सलाइन जो है सोडियम क्लोराइड का आइसोटोनिक सोल्यूशन है। फिर एक डेक्सट्रोज की भी ड्रिप लग सकती है। वो जो है वो ये ग्लूकोडेक्सट्रोज जो है ये ग्लूकोज का आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाया जाता है। ये 5%, 10%, 7.5% और इस हिसाब से बनते हैं। और इसके अलावा जो है एल्डोजिस की और एग्जांपल देखें। एक तो ग्लूकोज हमने पढ़ा है, उसके अलावा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, उसकी और एग्जांपल्स हैं राइबोज, रिथ्रोज एंड
ग्लूकोहेप्टोस। ये तीन एग्जाम्पल मजीद किसकी हैं? एल्डोजिस की। तो टोटल एल्डोज शुगर्स जो हैं वो चार हो गई, ग्लूकोज, राइबोज, एरिथ्रोज एंड ग्लूकोहेप्टोस, जिसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है। नेक्स्ट, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर जो है कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लगा होता है, उसको कीटो शुगर या कीटोस कहा जाता है। उसकी पहली एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है सेम उसका फार्मूला C6H12O6 ही है इसकी तरह, ग्लूकोज की तरह, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या लगा होगा? कीटोन ग्रुप लगा होगा। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, इसके अंदर कीटोन ग्रुप लगा होगा, फॉर्मूला सेम है। फ्रुक्टोज जो है इसके बहुत से सुक्रो इसके जो है इस द कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज। आपकी जो टेबल शुगर है उसके अंदर भी फ्रुक्टोज मौजूद होता है। स्वीटेस्ट होता है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स, आपके हनी के अंदर, शहद के अंदर जो है मेजर क्वांटिटी जो होती है वो फ्रुक्टोज की ही होती है। उसके अलावा जो है प्योर हनी कंटेन फ्रुक्टोज, ये भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा मीठा जो है वो फ्रुक्टोज ही है आपकी शुगर्स के अंदर। उसके अलावा जो है सीमन फ्लूइड के अंदर भी जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स को जो एनर्जी देती है चीज, वो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट हमारे पास कीटोसिस की मजीद जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एरिथ्रोज, राइबोलोज एंड सूडो हेप्टुलोज। तो ये आपके कीटोसिस की एग्जांपल है। इसके साथ ही आपका मोनोसेकेराइड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड हमने पढ़ा था, डाई मीन्स टू, सेकेराइड मीन्स शुगर। तो जब कोई दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल के बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इसका जिस बॉन्ड से ये आपस में मिलते हैं, जिस बॉन्ड से ये आपस से जुड़ते हैं, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। एक शुगर अलग है, दूसरी शुगर अलग है, ठीक है, दो मोनोसेकेराइड्स अलग हैं, दो मोनोसेकेराइड आपस में एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है, वो बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब ये क्या बन गया है? अब ये एक डाइसेकेराइड बन गया है जिसके अंदर दो मोनोसेकेराइड मौजूद हैं। और जब इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, हाइड्रोलिसिस की जाएगी, तो ये बॉन्ड टूट के दोबारा से दो मोनोसेकेराइड बना देंगे, ठीक है। इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वाटर सॉलेबल होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की शक्ल में होते हैं, सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। सुक्रोज इसकी एग्जांपल है। सुक्रोज कभी आपने देखी है? टेबल शुगर सुक्रोज होती है, घरों में जो चीनी इस्तेमाल होती है वो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाती है। वो जो है उसके अलावा इनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज हैं वो मोनोसेकेराइड से ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो मोनोसेकेराइड का डबल मॉलिक्यूलर मैस हो गया। अब जो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, अगर वो दोनों एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो माल्टोज बना देगा। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो ये एक डायसैकेराइड बन गया जो कि क्या है? माल्टोज। ऐसे डायसैकेराइड को कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर जो दोनों मोनोसेकेराइड मौजूद होते हैं, वो दोनों मोनोसेकेराइड जो हैं वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, तो जो डायसैकेराइड बन रहा है दैट इज माल्टोज। अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, एक कोई और मॉलिक्यूल है, एक कोई और मॉलिक्यूल है, जैसे आपकी जो टेबल शुगर है, जो घरों में हम लोग शुगर यूज करते हैं, टेबल शुगर, जिसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में, ये दोनों मोनोसेकेराइड है, ये आपस में जुड़ जाएं और जुड़ के ये बना दें एक डाइसेकेराइड, उस डाइसेकेराइड को कहेंगे सुक्रोज। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनस। होमोजीनियस के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, हेट्रोजीनस के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सुक्रोज। यहाँ पे इन्होंने ना कुछ डाइसेकेराइड्स की एग्जांपल दी है कि अगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ जुड़ेगा तो उसको सुक्रोज कहते हैं, इसको सेक्रीन या टेबल शुगर भी कहते हैं। और अगर ग्लूकोज गलेक्टोज के साथ जुड़ेगा तो मिल्क बनाएगा, जिसे लैक्टोज भी कहते हैं। अगर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ ही जुड़ेगा तो वो माल्टोज बनाएगा, और इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। ये जरा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि मिल्क शुगर कौन सी है? लैक्टोज। और उसके अलावा ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर कह रहे थे, टेबल शुगर जो है ये आपकी सुक्रोज है।
और टेबल शुगर किस किस चीज से मिलके बनती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं, ये किस किस चीज से मिलके बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और फ्रूट शुगर किसको कहते हैं? माल्टोज को, और ये किस किस चीज से मिलके बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। अब समटाइम आपको ये भी आ सकता है, एमसीक्यू आ जाए, आपको तीन चार चीजों के नाम लिख दे और कह देंगे इसमें से कौन सा डायसेकेराइड है। मतलब एक उन्होंने लिख दिया ग्लूकोज, एक लिख दिया फ्रुक्टोज, एक उन्होंने लिख दिया माल्टोज, और एक उन्होंने लिख दिया है नन ऑफ, जो है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और माल्टोज के अंदर से डायसेकेराइड कौन सा है? माल्टोज डायसेकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तो मोनोसेकेराइड्स हैं। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर तीन या दस तक, तीन से दस तक कोई भी मोनोसेकेराइड्स जब जुड़ते हैं तो ओलिगोसेकेराइड्स बना देते हैं। ओलिगोसेकेराइड की एक ये प्रॉपर्टी है कि इनकी कोई फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ना ये हमारी बॉडी से आज तक एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, नेचर से हम लोगों को कहीं से मिल गए हैं। ना ये हमारी बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, ना कोई फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, ना हमारी गजायत का हिस्सा है, ना ये हमारी डेवलपमेंट में काम करते हैं, ना ये हमारी ग्रोथ में काम करते हैं। ठीक है। तो इनका कोई इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है। आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह कल से हम जो है वो पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे।